हेलो बच्चों, आपका सक्षम स्टडी में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे दरों में अणुओं की व्यवस्था क्या है। तो दरों का अणुगतिक सिद्धांत ये पढ़ाएंगे। तो जैसा कि हमने आपको पहले पढ़ा दिया था कि ठोस का अणुगतिक सिद्धांत क्या होते हैं, फिर ठोस द्रव गैस क्या होते हैं, ये आपको समझा दिया था। ओके, यानी कि पार्ट 2 में। आज हम पार्ट 3 में आपको 2 टॉपिक जो है कंप्लीट कराएंगे। ओके, तो इसमें क्या होंगे 2 टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक रहेगा दरों का अणुगतिक सिद्धांत और सेकेंड टॉपिक रहेगा गैस का अणुगतिक सिद्धांत। तो फर्स्ट हम सीखते हैं दरों का अणुगतिक सिद्धांत। तो जैसा कि बताया गया दरों का अणुगतिक सिद्धांत, इसमें भी रिक्त स्थान होंगे, लेकिन कितना होंगे ये हमें सीखना है। अगर देखा जाए तो दरों में अणुगतिक सिद्धांत किस प्रकार होते हैं, तो उसमें रिक्त स्थान देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा होते हैं। ठोस के अपेक्षा रिक्त स्थान देखा जाए तो थोड़ा ज़्यादा होंगे। ओके, ये सीखना रहता है। तो जैसे इसमें क्या लिखा है हम पढ़ लेते हैं, देख लीजिए आप। जैसे इसमें लिखा है ठोस की अपेक्षा, क्या लिखा है बाबू, ठोस की अपेक्षा दरों में अणुओं में क्या होती हैं, ठोस की अपेक्षा दरों के अणुओं में ना क्या होती है, अधिक दूरी होती है। देखो मध्य क्या होती है, अधिक दूरी होती है। देखिए अणुओं के मध्य में क्या होती है, अधिक दूरी होती है। फिर क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, फिर जिसके कारण इनके अणु क्या होते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, गति करते हैं। जब रिक्त स्थान अधिक होगा तो उनके अणु जो होंगे स्वतंत्र रूप से गति करेंगे, तो क्या होंगे, उनके अणुओं की व्यवस्था होगी। यानी कि यही तो क्या है। अगर हम स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझाए तो क्या बताओ और अच्छे समझ जाए, तो स्ट्रक्चर हम इसका देख लेते हैं कैसा होता है स्ट्रक्चर। ओके, तो जैसा कि बच्चों इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। देखिए कि इसमें कैसे बताया गया है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। ये देखिए, क्योंकि इसमें देखिए कम रिक्त स्थान है। देखिए आप ना, रिक्त स्थान क्या है, ठोस के अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा तो है, ठोस के अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा रिक्त स्थान। तो इसमें क्या करेंगे, जो उनके अणु होंगे तो थोड़ा क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से क्या करेंगे, गति करते हैं। यही क्या कहलाएगा, दरों का अणुगतिक सिद्धांत। जिसके कारण इसमें गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। गतिज ऊर्जा जब अधिक होगी, अब पूछेगा कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि दरों में गतिज ऊर्जा अधिक क्यों होती है, तो आप लोग एक ही चीज़ बताइए, क्योंकि इनमें रिक्त स्थान क्या होते हैं, अधिक होते हैं, इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा अधिक होगी। वह स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। अब हम अगली हेडिंग देखते हैं। अगली हेडिंग में क्या बताया गया है, तो बच्चों अगली हेडिंग में बताया गया है दरों का आयतन और आकार। अच्छा, हेडिंग तो सारी वही रहेगी, लेकिन थोड़े थोड़े प्रोसेस में अलग अलग रहेंगे। जैसे ठोस में थे, ठोस में भी वही अणुओं की व्यवस्था थी, ठोस में आयतन आकार थे, घनत्व था, तो इसमें भी वही हेडिंग होगा। जैसे क्या होता है, इसका दूसरा हेडिंग क्या है, दरों का आयतन और आकार। तो इस प्रकार है दरों का आयतन और आकार। देखिए ये दरों का आयतन और आकार। तो सपोज दैट आपको पता ही होगा दरों का आयतन और आकार किस प्रकार होते हैं। दरों का आयतन क्या होगा बता सकते हैं, निश्चित होगा। और आकार किस प्रकार होगा, अनिश्चित होंगे। वही कह रहा है, क्या कहलाएगा, दरों कहलाएगा। इसमें क्या लिखा है समझ लीजिए, क्या लिखा है इसमें, ठोस के अपेक्षा दरों में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। पता है आपको, ठोस के अपेक्षा दरों में क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। ये देखिए क्या होते हैं, ठोस के अपेक्षा दरों में क्या होता है, रिक्त स्थान होते हैं। ये ज़्यादा रिक्त स्थान हो, अर्थात इसको हम रिक्त स्थान को आप क्या कह सकते हैं, अंतरा आणविक स्थान कह सकते हैं। रिक्त स्थान को आप क्या सीखेंगे, अंतरा आणविक स्थान। आप इसके बारे में फुल डिटेल सीखेंगे 12th में। ओके, 12th के केमिस्ट्री में जो आप ठोस अवस्था पढ़ेंगे उसमें आप सीखेंगे। ओके, तो आगे क्या टॉपिक लिखा हम बता दे रहे हैं आपको 2 मिनट में। तो जैसा कि आगे इसमें बताया गया है, जिसके कारण इसमें क्या होते हैं, जिसके कारण ये स्वतंत्र रूप से इनके अणु जो होंगे, इनके अणु देखो स्वतंत्र रूप से क्या करेंगे, गति करते हैं। ओके, ये सारे प्रोसेस लिखे हैं। अर्थात इसमें क्या होंगे, अर्थात इसमें गतिज ऊर्जा क्या होंगी, अधिक होती है। तो गतिज ऊर्जा क्यों अधिक होती है, अंतराणविक स्थान क्या होंगे, अधिक होंगे, तो गतिज ऊर्जा अधिक होंगी। ओके, अब इनका घनत्व किस प्रकार होता है, तो जैसा कि बच्चों घनत्व अगर देखा जाए तो इनका घनत्व क्या होता है, निम्न होता है। घनत्व क्या होते हैं, निम्न होता है। निम्न क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, रिक्त स्थान ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इनमें घनत्व क्या होते हैं, निम्न होते हैं। आप लोग खूब अच्छे से सब लिख लीजिएगा। ओके, ये प्रोसेस कट गया, रुको सही कर लें इसको, ये वाले। ओके, ये वाले क्या है, इनका घनत्व क्या है, निम्न होते हैं। ओके, आप इसका स्ट्रक्चर भी बना लीजिएगा। तो इसी प्रकार आपका दरों का अणुगति सिद्धांत खत्म हो रहा है। आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा, इसी तरह होगा। तो थोड़ा बहुत इसमें से सीख लीजिएगा, इसमें से सीख लिया दोबारा। अगर आपको ना समझे तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। ओके, आपको PDF जो है पार्ट 4 में मिल जाएगा। ओके, PDF इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल जाएगा। पार्ट 4 में इसमें जो है ना सारा टॉपिक जितना सब खत्म हो जाएगा। फिर आपको टेस्ट पेपर जो होगा ना, टेस्ट पेपर पार्ट 4 में ही मिल जाएगा, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट पेपर भी आपको मिलेगा। ओके, तो टेस्ट पेपर आप जरूर से जरूर सॉल्व कीजिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं गैस का अणुगतिक सिद्धांत। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हम आ गए हैं गैस का अणुगतिक सिद्धांत। ये क्या होते हैं, गैस का अणुगतिक सिद्धांत। ओके, इसमें क्या होंगे, अर्थात ये गैस क्या होते हैं ना, तो गैस में ना तो आकार इनके अनिश्चित हैं
और क्या होते हैं, इसमें आयतन भी अनिश्चित है, यानी कि दोनों ही अनिश्चित हैं। ओके, दोनों क्या है, अनिश्चित है। अब गैस की अणुओं की व्यवस्था इसमें किस प्रकार होगा, आयतन, आकार, घनत्व, यही सब सीखना होगा और कुछ नहीं सीखना। ओके, एक आप टॉपिक हम बता दे रहे हैं आपको, एक हेडिंग बता दे रहे हैं, संपीड्यता। ओके, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए, किसी बुक से इसे नोट डाउन नहीं है तो अब इसमें आप पढ़ लीजिएगा, किसी बुक में होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तीनों का संपीड्यता पढ़ लीजिए, कैसे होंगे इसमें हम आपको बता देंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गैस का अणुगति सिद्धांत। ओके, अब इसमें किस प्रकार होंगे, यानी कि रिक्त स्थान देखा जाए तो इसमें किस प्रकार होंगे, तो इसमें जैसा लिखा है गैस के अणुओं के मध्य क्या होती है, अंतरा आणविक स्थान का है, तो रिक्त स्थान क्या होंगे, बहुत ही अधिक होती है, जिसके कारण इसमें गतिज ऊर्जा क्या होंगे, स्वतंत्र रूप से गति करेंगे, स्वतंत्र रूप से क्या होंगे, गति करेंगे, अर्थात क्या है, तो गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होंगी। जैसे इसमें लिखा है गैस के अणुओं के मध्य क्या होते हैं, रिक्त स्थान होती है। ओके, तो जैसा कि हमने बॉक्स में पूरा बंद कर दिया है, यही आप पढ़ लीजिए, यही आप अच्छे से लिख लीजिए, क्या लिखा है इसमें, गैस के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक स्थान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इसमें गतिज ऊर्जा क्या होंगी, बहुत अधिक होती है। जब अच्छा देखा जाए तो दरों में क्या होता है, थोड़ा ठोस में देखो तो ठोस में बहुत ही कम रिक्त स्थान होते हैं, इसलिए अंतराणविक स्थान जैसे ना बहुत ही कम थे, इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा बहुत ही कम होते थे ना। लेकिन दरों में देखा जाए तो दरों में थोड़ा ज़्यादा हुआ रिक्त स्थान और स्वतंत्र रूप से गति करने लगे। लेकिन गैस में सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा स्वतंत्र किस में होंगी, क्वेश्चन में पूछ सकता है, तो सबसे ज़्यादा किस में होंगे, गैस अवस्था में होते हैं, क्योंकि उसमें अंतराणविक स्थान बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ओके, तो बच्चों अब हम इसका सेकेंड हेडिंग जो है, जो सेकेंड हेडिंग में क्या दिया है इसका, गैस का आयतन और आकार, उसमें भी होता है द्रव का आयतन और आकार, ठोस का आयतन और आकार। अब गैस का आयतन और आकार क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। गैस के अणु क्या होते हैं, सभी दिशाओं की ओर गतिशील होते हैं ना। सपोज दैट जब वो रिक्त स्थान ही होंगे, सारी जगह रिक्त स्थान है, बहुत अधिक रिक्त स्थान है, तो क्या होंगे, इनके गति क्यों, अणु क्या होंगे, चारों दिशाओं की ओर क्या रहेंगे, गतिशील रहेंगे, यानी कि चारों दिशाओं की ओर गति करेंगे, जिसके कारण इनका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। तो जैसा कि इसमें गैस का आयतन और आकार एक बॉक्स में बंद कर दिया, आप अच्छे से लिख लीजिए, गैस के अणुओं के मध्य क्या होते हैं, गैस के अणुओं के मध्य क्या होते हैं, इसमें रिक्त स्थान होते हैं। जब रिक्त स्थान होंगे तो चारों ओर क्या करेंगे, ये चारों ओर क्या गति करेंगे, जब रिक्त स्थान ज़्यादा होगा तो अच्छे से वो गति करेंगे ना, और इसका आकार और आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। ओके, अब इसका घनत्व के बारे में, अब घनत्व क्या होते हैं, तो अगर इसमें रिक्त स्थान बहुत तनी बना कि बिल्कुल सूक्ष्म रूप से होते हैं ना, रिक्त स्थान देखा जाए बहुत ही कम, तो उसमें घनत्व उच्च होता। लेकिन जब दरों में देखा गया, दरों में क्या होता है, घनत्व यानी कि देखा जाए ना, सॉरी रिक्त स्थान देखा जाए तो रिक्त स्थान उसमें सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा होंगे तो उसका घनत्व क्या होंगे, निम्न है। ठीक इसी प्रकार गैस में तो सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान पाए जाते हैं, गैस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान पाए जाते हैं, तो इसमें देखा गया कि इनके घनत्व क्या है, निम्न है। तो उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा घनत्व जो है ना, सबसे ज़्यादा घनत्व किसका होता है, तो ठोस का होता है, लेकिन सबसे कम घनत्व किसका होता है, निम्न किसका होता है, तो किसका बताओगे आप, गैस का, और मध्य में माने तो द्रव का होता है। अब हम आपको स्ट्रक्चर के लग रहे हैं, तो स्ट्रक्चर में क्या बताया गया है ये बता दे रहे हैं। तो बच्चों इसके स्ट्रक्चर में यही बताया गया है कि इनमें क्या होता है, रिक्त स्थान क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। देखिए रिक्त स्थान, सॉरी जो बहुत ही कम में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, देखिए कितना बहुत ही ज़्यादा है रिक्त स्थान, देखिए कितने बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं हमें ना। अब जिसके कारण इनके क्या होंगे, इनके अणु क्या होंगे, चारों तरफ क्या होंगे, गतिशील होंगे, चारों तरफ क्या होंगे, गतिशील होते हैं। ओके, यानी कि चारों तरफ गति करेंगे, गति जो ज़्यादा होंगी। तो इस प्रकार हम आपको बता दिया। अब अगली हेडिंग लग देखते हैं क्या होते हैं, अगली हेडिंग के लंग क्या होता है, पता है क्या पढ़ाते हैं हम आपको। ओके, तो देखते हैं। तो बच्चों आपका अगला टॉपिक रहेगा वाष्पीकरण। ओके, तो ये वाष्पीकरण क्या होते हैं, वाष्पीकरण के प्रभाव पढ़ना है, बस छोटी सी टॉपिक है, आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे वाष्पीकरण यानी कि वाष्पन क्या होता है, वाष्पन द्रव अवस्था से गैस अवस्था में ही बदलना क्या क्या कहलाता है आपका, वाष्पीकरण करना। यानी कि कोई द्रव अवस्था यानी कि कोई पानी है, वो पानी किस में चेंज हो, गैस में चेंज हो, यानी कि क्या हो जाए, वाष्पन हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, वाष्पीकरण कहते हैं। तो जैसा कि इसमें क्या लिखा है, सिद्धांत में देख लेते हैं। ओके, तो सिद्धांत में क्या लिखा है, जैसे थोड़ा सा सिद्धांत इसमें रॉन्ग थोड़ा है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा कि ये वाला प्रोसेस में थोड़ा सा सही, यानी सिद्धांतों के क्वथनांक से क्या होता है, क्वथनांक से नीचे किसी ताप, क्या होता है इसमें फिर से आपको बता दे रहे हैं, क्वथनांक से नीचे किसी ताप पर द्रव की सतह से द्रव के कणों के वाष्प में परिवर्तन ही वाष्पन कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। यानी कि क्वथनांक से नीचे क्या होता है, क्वथनांक से नीचे, ये आपका पूरा बॉक्स बना देना है, बॉक्स के अंदर रख लीजिए आप इसे।
ये इतने प्रोसेस हो कि ये वाले हैं, यानी कि क्वथनांक से नीचे अगर देखा जाए ना, क्या क्वथनांक से नीचे, जैसे कि ये वाली पोर्शन है, क्वथनांक से नीचे की ताप होता है, यानी कि किसी ताप पर दरों की सतह से क्या होते हैं, दरों के कण क्या हो जाते हैं, वाष्प हो जाते हैं। यानी कि क्वथनांक से नीचे कोई दरों की सतह, यानी कि दरों के अणु क्या होते हैं, गैस में उड़ जाते हैं, यानी कि गैस बन जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। यानी कि परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। दरों से वाष्प में चेंज, यानी कि गैस में चेंज हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण यानी कि वाष्पन कहते हैं। अब इनके प्रभाव कैसे हैं ये देख लेते हैं। तो प्रभाव जैसा कि इसमें कुछ इस प्रकार है, वाष्पीकरण के प्रभाव, जैसे कि ये जैसे किया क्या है प्रभाव। ओके, तो प्रभाव इनके किस प्रकार होंगे। तो प्रभाव फर्स्ट अगर देखा जाए, गीली चादर का धूप में जल्दी सूखना, यानी कि क्या हो गई, जब आप किसी छत पे कपड़े उपड़े फैलाते हैं या चादर भी फैलाते हैं ना, भिगो कर या सुखाने के लिए ना, तो उसको क्या करेंगे, धीमे धीमे सूख जाएंगे, यानी कि क्या उसमें उसमें क्या होंगे, वाष्पन होंगे। क्या होंगी, वो वाष्पन होंगी। तो उनके यानी कि जितने भी द्रव के कण हो क्या होंगे, गैस में उड़ जाते हैं, वो सूख जाता है चादर। ठीक इसी प्रकार दूसरा इसमें क्या है, तेज़ धूप में क्या होते हैं, तेज़ धूप वाले दिन क्या होते हैं, छतों का जलना अच्छी क्या होता है, इसमें से ये होना चाहिए, तेज़ धूप वाले दिन छतों के जल का क्या होता है, छतों पर जल का छिड़काव, छतों पर जल का छिड़काव होना चाहिए। इस पर यह हटा दो, पर लिख देना आप, यानी कि छतों पर जल का छिड़काव। अब जब छतों पर जल का छिड़काव होगा तो धीमे धीमे वाष्पन उनका क्या बनकर क्या हो जाएंगे, वो उड़ जाएंगे। ओके, और ठीक उसी प्रकार हो जाते हैं। और दूसरी इसमें क्या होते हैं, दूसरा टॉपिक देख लेते हैं हम। तो जैसा कि बच्चों इसमें बताया गया है, तापमान जो है, तापमान वायु की गति से क्या होते हैं, तापमान जो बताया गया इसमें, तापमान वायु की गति में क्या होती है, वृद्धि होने के कारण वाष्पीकरण क्या होती है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। यानी कि तापमान और वायु की गति में जब वृद्धि होगी तो उसमें क्या होगा, उनमें बढ़ जाते हैं। तो उसमें क्या बढ़ जाएगा, तो उसमें क्या बढ़ेगा, यानी कि वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। जब तापमान और वायु की गति में वृद्धि होगी, यानी कि तापमान है और वायु है, उनकी गति में क्या होगी, वृद्धि होगी, कुछ बढ़ेगा, तो वाष्पीकरण की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। अब हम लास्ट टॉपिक देख रहे हैं, वाष्पन और क्वथन में अंतर क्या होते हैं। ओके, वाष्पन और क्वथन में अंतर, जो कि गलनांक, क्वथनांक, हिमांक जो है ना, ये आपको हम पार्ट 4 में पढ़ाएंगे, ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें अंतर देख लीजिए आप क्या होते हैं और लिख लीजिएगा। ओके, तो जैसा कि बच्चों इसमें केवल यह क्या होते हैं, वाष्पन देखा जाए तो केवल द्रव सतह पर होंगे। ओके, तो पता ही आपको कि द्रव की सतह पर होते हैं वाष्पनों के, किस वहाँ होता है, द्रव की सतह पर होते हैं ना, क्या होते हैं, द्रव की सतह पर होते हैं। अब इसमें क्वथन में यह संपूर्ण द्रव में ही होता है। क्या होता है, यह क्वथन देखा जाए यह संपूर्ण किस में होगा, द्रव में होगा। आप लिख लीजिए, फिर हम आपको क्वथनांक जब समझाएंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझा देंगे पूरे डिटेल के साथ। ओके, और दूसरा क्या दिया है बता रहे हैं आपको। तो दूसरे में बताया गया है कि वाष्पन की क्रिया प्रत्येक क्या होती है, तापमान पर होती है। वाष्पन की क्रिया तापमान पर ही होगी, किस में होगी, तापमान पर ही होती है। वाष्पन की क्रिया किस में होगी, तापमान पर ही होती है ना, वाष्पन की क्रिया किस में होगी, तापमान पर होती है। ओके, ये वाष्पन की क्रिया किस में होती है, तापमान पर होती है। और ठीक इसी प्रकार देखें हम क्वथनांक की, तो क्वथनांक की क्रिया निश्चित ताप पर, यानी कि क्या होंगे, उनकी जो देखा जाए तो क्या होंगे, बिल्कुल निश्चित ताप पर होते हैं। क्या होती है, क्वथनांक की क्रिया जो होगी और निश्चित ताप पर होती है। और वाष्पन की क्रिया अगर देखा जाए तो क्या होगी, एक प्रत्येक ताप पर होती है। अब देखो वाष्पन जो होते हैं ना, तो अगर वाष्पन देखा जाए तो वाष्पन एक मंद प्रक्रिया, यानी कि धीमे धीमे क्या होंगी, वाष्पित होंगी। तुरंत तो वाष्पित हो तो होने चाहिए, जैसे आप कपड़े को सुखाते हो तो तुरंत वाष्पित हो गई ना, तो क्या होंगी, मंद प्रक्रिया। वाष्पन क्या है, एक मंद प्रक्रिया, यानी कि धीमे धीमे क्या होंगी, वाष्पित होंगी। लेकिन क्वथन क्या है, एक तीव्र प्रक्रिया होती है। क्वथन क्या है, एक तीव्र प्रक्रिया होती है। ओके, तो अब इसी प्रकार पढ़िए और